मैंने अपनी सारी जवानी परदेस में गुजार दी और अपनी सैलरी का काफी बड़ा हिस्सा घर पर भेजता रहा। मगर मेरे लालची भाइयों ने मेरे पिता को धोखा देकर सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। और जब मैं वापस लौट कर गया तो मुझसे कहने लगे कि तुम तो खाली हाथ लौट कर आए हो, चले जाओ यहाँ से। मैं मुस्कुराया और अपने पुराने गंदे सूटकेस से एक ऐसी फाइल निकाली जिसे देखते ही भाइयों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि मैंने जो पैसा भेजा था वो भाइयों के अकाउंट में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया था कि ट्रेन की लंबी और उदास यात्रा ने हवा की सीने में रुकावट डाली तो मैं हड़बड़ाकर अपनी ही सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। खिड़की से बाहर भागते हुए पेड़, खेत और मिट्टी के कच्चे घर अब ये मुझे बता रहे थे कि मैं अपनी धरती पर वापस आ चुका हूँ। ये वो मिट्टी थी जिसकी खुशबू को मैंने पिछले 20 साल तक अपनी सांसों में बसाकर रखा था और जिसकी एक झलक देखने के लिए मैंने अपनी जवानी के सबसे कीमती दिन परदेश की तपती हुई सड़कों और सीमेंट की बोरियों के नीचे दबा दिए थे। मेरा नाम वैभव है, मगर शायद मेरे माँ बाप ने यह नाम रखते वक्त सोचा भी नहीं होगा कि मेरी जिंदगी में कभी कोई वैभवता शामिल नहीं हो पाएगी। मैं सीट से उठा और ऊपर वाली बर्थ से अपना पुराना सूटकेस उतारा। ये सूटकेस ही मेरा एकमात्र साथी था, वही एकमात्र साथी जो इन 20 सालों में मेरे सुख और दुख दोनों का ही गवाह था। उसके ऊपर की परत जगह जगह से खराब हो चुकी थी और उसका रंग भी काफी उड़ चुका था, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे बालों में भी सफेदी उतर आई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और कमर में एक लगातार रहने वाला दर्द रहने लगा था जो मुझे उन भारी पत्थरों की याद दिलाता था जो मैंने बनाने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग की साइटों पर उठाए थे। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे दिमाग में अपने गांव का नक्शा बार बार आ रहा था। वो कच्चा घर जहां हम सब बहन भाई मिलकर एक ही कमरे में सोते थे, वो पापा की खांसी की आवाज और माँ के हाथ के बने हुए खाने का स्वाद, सब कुछ तो जैसे लगता था कि कल की ही बात हो। मगर मुझे पता था कि अब वहां सब कुछ बदल चुका होगा, क्योंकि मैंने जो पैसे भेजे थे उससे अब वहां एक आलीशान घर खड़ा हो चुका होगा। मेरे भाइयों ने चिट्ठियों में और फोन पर भी मुझे बताया था कि वैभव भैया, आपकी कमाई से हमने गांव की सबसे ऊंची हवेली बना ली है और अब हम इलाके के चौधरी लोगों में गिने जाते हैं। मैं ट्रेन के रुकते ही अपना सामान उठाकर बाहर प्लेटफॉर्म पर आ गया। स्टेशन की भीड़ में मुझे कोई भी अपना चेहरा नजर नहीं आया। मैंने इधर उधर देखा कि शायद मेरे छोटे भाई रघुबीर और बबलू मुझे लेने आए हों, मगर वहां अजनबी चेहरों के सिवा कोई भी नहीं था। दिल में एक हल्की सी टीस उठी कि मैंने तो चिट्ठी लिखकर आने के वक्त के बारे में भी बता दिया था, फिर क्यों कोई नहीं आया। मगर फिर खुद ही अपने दिल को मैंने तसल्ली दी कि शायद कामकाज में व्यस्त हो गए होंगे या फिर गाड़ी खराब हो गई होगी। आखिर अब वे लोग बड़े कारोबारी बन चुके हैं, हजारों मुश्किलें होती हैं। मैंने गहरी सांस ली और स्टेशन से बाहर आकर एक रिक्शा कर लिया। रास्ते भर मैं खुली आंखों से बदलते हुए नज़ारों को देखता रहा। सड़कें पक्की हो गई थीं, दुकानें बढ़ गई थीं और लोगों के पहनावे भी अब बदल गए थे। रिक्शा वाले ने मुझे शीशे में देखते हुए पूछा, बाबूजी, लगता है बहुत समय के बाद घर लौटे हैं। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, हाँ भैया, पूरी जवानी खपाकर अब बुढ़ापा लेकर लौटा हूँ। रिक्शा वाला हंस पड़ा और बोला, परदेश तो ऐसा ही होता है, इंसान को पूरा निचोड़ ही लेता है। उसकी बात मेरे दिल पर लगी थी। वाकई मुझे निचोड़ लिया गया था। मुझे याद आने लगा वो दिन जब मैं पहली बार अपने घर से निकला था। मेरे पापा बीमार थे और घर में रोटी के लाले पड़ चुके थे। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था और मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। मेरे दोनों छोटे भाई रघुबीर और बबलू तब स्कूल में पढ़ते थे, मगर पढ़ाई लिखाई में उनका मन ही नहीं लगता था। वे हर वक्त आवारागर्दी करते और नए कपड़ों और जूतों की फरमाइश करते रहते थे। पापा की दवाइयों और बहन की शादी की फिक्र ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना देश छोड़ दूं। मैंने एजेंट को पैसे देने के लिए अपनी माँ के आखिरी झुमके भी बेच दिए थे और कसम खाई थी कि इतना कमाऊंगा कि मेरे घर वाले कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। कुवैत की वो पहली रात मुझे आज भी याद है, जब मैं एक छोटे से कमरे में 10 मजदूरों के साथ जमीन पर सोया था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दीवारें भी तप रही थी
और मच्छरों ने जीना मुश्किल कर रखा था। मैं सारी रात रोता रहा। माँ की याद और घर की दूरी ने मुझे तोड़ दिया था। लेकिन सुबह होते ही मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और फिर काम पर लग गया। मेरा काम बहुत ही मेहनत वाला था। मुझे 50-50 किलो की सीमेंट की बोरियां उठाकर 5वीं मंजिल तक ले जानी होती थी। धूप ऐसी थी कि खाल तक उधड़ जाती थी। पसीना आंखों में जाता तो मिर्च की तरह लगता था, लेकिन मैं रुकता नहीं था, क्योंकि मुझे हर महीने की पहली तारीख को पैसे भी घर भेजने होते थे। शुरुआती सालों में तो मैंने 1 रुपया भी अपने ऊपर फालतू खर्च नहीं किया। मैं बासी रोटी खा लेता, पानी पीकर पेट भर लेता और ओवर टाइम भी करता, ताकि मुझे ज्यादा पैसे मिल सकें। जब पहला ड्राफ्ट मैंने घर भेजा तो रघुवीर की चिट्ठी आई, भैया आपके पैसों से पापा का इलाज शुरू हो गया है और घर में हमने राशन भी भरवा लिया है। वो चिट्ठी पढ़कर मेरी सारी थकावट दूर हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली हो। फिर वक्त का पहिया चलता रहा और फरमाइशें बढ़ती रहीं। कभी बबलू को मोटरसाइकिल चाहिए होती, कभी घर में किसी नए सामान की जरूरत पड़ती, कभी रघुवीर को नया बिजनेस शुरू करना होता, तो कभी रिश्तेदारों में नाक ऊंची करने के लिए शादी पर भारी खर्च करना पड़ता। मैंने कभी सवाल नहीं किया, कभी ये नहीं पूछा कि इतने पैसों का क्या करते हो। मुझे अपने भाइयों पर अंधा भरोसा था। मुझे लगता था कि वे मेरा अपना खून है, मेरे बाजू हैं। वे मेरे लिए वही सोचेंगे जो मैं उनके लिए सोचता हूँ। 5 साल बाद जब बहन की शादी हुई तो मैं उसमें शामिल नहीं हो सका, क्योंकि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं बचे थे। मैंने अपने टिकट के पैसे भी बहन के दहेज के लिए भेज दिए थे। मैं फोन पर बहन की विदाई की आवाज सुनकर रोता रहा और वो रो रो कर मुझे याद करती रही। उसके बाद पापा का देहांत हुआ तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कमर टूट गई हो। मैं आना तो चाहता था, मैं पापा को आखिरी बार देखना चाहता था, मगर मेरे मालिक ने छुट्टी ही नहीं दी और भाइयों ने भी कहा कि भैया आपके आने से पापा की अंतिम विदाई और ज्यादा देर से हो पाएगी और फिर खर्चा भी बहुत होगा। आप बस पैसे भेज दीजिए ताकि हम उनके लिए पूजा पाठ और तेरवी अच्छे से तरीके से कर सकें। मैंने दिल पर पत्थर रखकर वो बात भी मान ली। मैंने अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए अपनी जमा पूंजी भी बेच दी और खुद यहाँ पर अकेले बैठकर भगवान से रो रो कर शिकायत करता रहा। पापा के जाने के बाद मुझे लगा कि अब मेरे भाई ही मेरा इकलौता सहारा है। मैंने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। मैंने सोचा कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, मगर रघुवीर ने फोन करके कहा कि भैया पापा की अंतिम इच्छा थी कि गांव में हमारा एक बड़ा सा घर हो, बिल्कुल हवेली के जैसा, ताकि हमारे दुश्मनों को पता चले कि उनके बेटे कितने कामयाब हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम लोग जमीन ले रहे हैं और काम भी शुरू करवा रहे हैं। बस आप पैसे भेजते रहिएगा, हिसाब किताब हम लोग संभाल लेंगे। मैंने फिर भरोसा कर लिया और अगले 10 साल तक मैं मशीन की तरह काम करता रहा। मेरे हाथ खुरदरे होकर लकड़ी की तरह एकदम कड़क हो गए थे। मेरे चेहरे की त्वचा धूप से झुलसकर काली हो गई थी। मेरे बाल काफी गिर गए थे, मगर मैं खुश था कि मेरे गांव में मेरा एक महल बन रहा है, जहां पर मेरे नाम की तख्ती लगी होगी, जहां मैं अपनी बाकी की जिंदगी भी सुकून से गुजारूंगा। मेरे भाई मुझे कुछ कुछ समय के बाद घर की तस्वीर भेजते रहते थे, कभी उसकी बुनियाद की तो कभी दीवारों की और कभी जो कमरे बनकर तैयार हुए उनकी। वो तस्वीरें देखकर मेरा सीना चौड़ा हो जाता था कि ये मेरी कमाई है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो तस्वीर किस कारण से ली गई है या फिर कागजों पर किसका नाम है। मेरा दिमाग इन चालाकियों से बहुत दूर था। मैं तो बस एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी था जो अपने खानदान की मोहब्बत में गिरफ्तार था। अब जबकि मैं रिक्शे में बैठा अपने गांव की हद के अंदर दाखिल हो रहा था, तो वही हवेली मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। रिक्शा एक शानदार और आलीशान बिल्डिंग के सामने रुका। ये वही हवेली थी जिसकी तस्वीरें मैं देखता रहता था। सफेद संगमरमर से बनी हुई ऊंची दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट और अंदर झांकते हुए ढेर सारे पेड़ पौधे। वाकई ये किसी महल से कम नहीं था। मेरा दिल गर्व से भर गया। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए, अपना पुराना सा सूटकेस उठाया और गेट की तरफ बढ़ गया। गेट पर एक यूनिफॉर्म पहने हुए गार्ड खड़ा था, जिसने मुझे रोक लिया और कड़क अंदाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई, किससे मिलना है? मैं मुस्कुराकर बोला,
अरे, मैं वैभव हूँ, इस घर का मालिक। अपने भाइयों रघुवीर और बबलू से मिलने आया हूँ। चौकीदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी पुरानी कमीज जिसका कॉलर घिसा हुआ था, मेरा बदन जिस पर सफर की धूल लगी थी, और मेरे हाथ में मौजूद वो पुराना सूटकेस देखकर उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये सेठ रघुवीर और सेठ बबलू जी का घर है। यहाँ रोज तुम जैसे कई मांगने आते हैं और खुद को उनका रिश्तेदार बताते हैं। चलो जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर निकाल दूंगा। चौकीदार की बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। मैं गुस्से से बोला, ओ, जानते नहीं हो तुम कि मैं कौन हूँ? अंदर जाकर बताओ कि वैभव भैया आए हैं, कुबेत वाले। चौकीदार शायद मेरे अंदाज की सख्ती से घबरा गया था, या फिर उसे कुछ शक हुआ। उसने कहा, अच्छा, यहीं रुको, मैं एक बार पूछ कर आता हूँ। वो अंदर गया और मैं वहीं धूप में खड़ा रहा जहां मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी थी। कुछ मिनटों के बाद गेट खुला और मेरे दोनों भाई रघुवीर और बबलू बाहर आए। उन्हें देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। वो दोनों अब काफी जवान और सेहतमंद लग रहे थे। उन्होंने कीमती कपड़े पहन रखे थे और हाथों में महंगी घड़ियां थीं। वो बिल्कुल किसी सेठ के जैसे ही लग रहे थे। मैंने अपना सूटकेस जमीन पर रखा और बाहें फैलाकर उनकी तरफ बढ़ गया ताकि उन्हें अपने गले से लगा सकूं, मगर उनके कदम वहीं पर रुक गए। उनके चेहरों पर वो खुशी नहीं थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जिसके लिए मैं तरस रहा था। उनके चेहरे एकदम सपाट और ठंडे पड़े थे, जैसे कि वे किसी अजनबी को देख रहे हों। रघुवीर ने आगे बढ़कर मुझे गले लगाने की जगह बस औपचारिकता से हाथ मिला लिया, और बबलू ने तो बस दूर से ही मुस्कुराकर मुलाकात की। मेरी फैलाई हुई बाहें हवा में ही टंगी रह गईं और फिर बेबस होकर नीचे गिर गईं। ये मेरा पहला झटका था। रघुवीर ने मुझे बड़ी तीखी नजरों से देखा, फिर मेरे पुराने सूटकेस को देखकर अपनी नाक चढ़ाई और ठंडे अंदाज में बोला, भैया, आपने आने में बहुत देर कर दी। और ये क्या हुलिया बना रखा है? यहाँ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि चौधरी का भाई भिखारियों के कपड़ों में आ गया है। उसके अंदाज में फिक्र नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी, जैसे कि मैं उनके स्टेटस पर दाग हूं। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, अरे रघुवीर, सफर की थकावट है, परदेश में तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। अब तुम लोग सुनाओ, कैसे हो? और ये घर तो भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही शानदार बना लिया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। बबलू ने तुरंत बात काटते हुए कहा, हाँ भैया, मेहनत तो बहुत लगी है। हम लोगों ने इस घर को बनवाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, तब जाकर ये सब बन पाया है। उसने हमारी और हमने इन शब्दों पर इतना जोर दिया कि मुझे बहुत अजीब लगा, जैसे मेरी मेहनत का इसमें कोई हिस्सा शामिल ही ना हो। खैर, हम लोग फिर अंदर दाखिल हुए। घर अंदर से और भी ज्यादा खूबसूरत था। कीमती फर्नीचर, बड़ा सा झूमर और महंगी महंगी कालीन देखकर मेरी तो आंखें बड़ी बड़ी हो रही थी। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि ड्राइंग रूम में सिर्फ रघुवीर और बबलू की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी और कहीं कहीं पापा की तस्वीर थी, मगर मेरी कोई भी तस्वीर नहीं थी। हालांकि मैंने अपनी कई सारी तस्वीरें भेजी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं इस घर में कोई अजनबी हूँ, एक बिन बुलाया हुआ मेहमान हूँ। मुझे एक छोटे से कमरे में ठहराया गया जो शायद मेहमानों के लिए अलग से बनाया गया था, या फिर पुराने सामान के लिए, क्योंकि वहां की दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था और फर्नीचर भी पुराना था। मैंने मन में सोचा, कोई बात नहीं, शायद अभी सफाई नहीं हुई होगी। शाम को खाने की टेबल पर मैंने उम्मीद की कि हम सब लोग एक साथ बैठकर पुरानी यादों को ताजा करेंगे, मगर वहां का माहौल तो कुछ और ही लग रहा था। मेरे भाइयों की पत्नियां भी थीं, जिन्होंने बड़े ही अजनबीपन से मुझसे मुलाकात की और फिर अपने अपने कमरों में चली गईं। खाने की टेबल पर मैंने बात शुरू की, देखो भाई, अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, वहां बहुत काम कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर रहें और मैं भी कारोबार में हाथ बटाऊं। ये सुनते ही खाने की मेज पर सन्नाटा पसर गया। रघुवीर और बबलू ने एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में बातें करने वाली नजर से देखा। रघुवीर ने पानी का गिलास पिया और गला साफ करते हुए बोला, भैया, आप अभी बहुत थके हुए हैं, इसीलिए आराम करिए। ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी।
वैसे भी कारोबार करने के तौर तरीके तो बदल गए हैं। आप तो पुराने जमाने के आदमी हैं। आपको आजकल के मार्केट का क्या पता? बबलू ने भी बात में बात शामिल करते हुए कहा। और भैया, आपने कौन सा कोई करोड़ों रुपए यहाँ पर भेज दिए थे जो अब आप कारोबार में हिस्से की बातें कर रहे हैं? महंगाई ही इतनी थी कि बस गुजारा ही होता था। घर के खर्चे, बीमारियां, बिल और फिर ये मकान, इसमें तो उल्टा हम पूरी तरह से घुस गए हैं। ये सुनकर मैं दंग रह गया। मेरा निवाला गले में ही अटक गया। मैंने कहा, बबलू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं पिछले 20 साल से हर महीने अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह यहाँ भेजता रहा हूँ। मैंने लाखों रुपए भेजे हैं। तुम्हारे पास इसका सारा हिसाब होगा। बबलू ने तीखे अंदाज में कहा। हिसाब? कौन सा हिसाब भैया? वो जो 4 पैसे आते थे वो तो राशन पानी में ही लग जाते थे। अब आप चाहते हैं कि हम आपको इन पैसों का हिसाब दें जो हमने आपके बूढ़े माँ बाप की सेवा पर खर्च कर दिए? ये शब्द मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गए। मैंने माँ बाप की सेवा के लिए ही तो सब कुछ किया था, और अब वही बात मुझ पर एहसान जताने के लिए कही जा रही थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया, क्योंकि मैं अभी घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा, शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, या शायद वे मुझे आजमा रहे हैं। मैं खामोशी से खाना खाता रहा, लेकिन वो खाना मेरे लिए अब जहर बन चुका था। रात को जब मैं अपने कमरे में लेटा तो नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे दीवारों से घुटन महसूस हो रही थी। ये वही घर था जिसे बनाने के लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया था, मगर आज इस घर की दीवारें मुझे पहचानने से ही इनकार कर रही थीं। मुझे पापा की बहुत तेजी से याद आई। अगर आज वे जिंदा होते तो क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता? मुझे याद है कि पापा आखिरी दिनों में फोन पर मुझे कुछ कहना चाहते थे, मगर बबलू हमेशा फोन ले लेता था और फिर कहता था कि पापा की तबीयत खराब है, वे ठीक से बात नहीं कर सकते। पापा की आवाज में बेबसी होती थी। वे अक्सर कहते थे, वैभव बेटा, तू बहुत ही भोला है, इस दुनिया को नहीं जानता। मैं तब उनकी बात नहीं समझता था, मगर आज उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगली सुबह जब मैं नाश्ते की मेज पर गया तो सारा मामला बिल्कुल साफ हो गया था। रघुवीर और बबलू किसी वकील के साथ बैठे थे, कुछ कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने सारे कागज समेट लिए। वकील ने मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट दी और फिर चला गया। मैंने पूछा, ये वकील यहाँ क्यों आया था? रघुवीर ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, बस प्रॉपर्टी और टैक्स का मामला था। भैया, आप इन सब चक्करों में मत पड़िए, आप बस आराम करिए। और हाँ, हम सोच रहे थे कि आप गांव में बोर हो जाएंगे, क्यों ना आप शहर वाले छोटे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। वहां आपको आज़ादी भी होगी और सुकून भी। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अभी कल ही आया हूँ और आज ये लोग मुझे घर से निकलने की बातें कर रहे हैं। मैंने सख्ती से कहा, रघुवीर, मैं अपने घर में आया हूँ, किसी होटल में नहीं जो तुम लोग मुझे शिफ्ट होने को कह रहे हो। ये घर मेरा है, मैंने बनाया है। बबलू, जो अब तक खामोश था, अचानक फट पड़ा। तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये घर तुम्हारा है? रजिस्ट्री देखी है तुमने? इस घर के कागजों पर सिर्फ मेरा और रघुवीर का नाम है। पापा ने मरने से पहले सारी जायदाद हमारे नाम पर कर दी थी, क्योंकि सेवा तो हमने ही की थी। तुम तो परदेश में अय्यासी करते रहे और हमें कुछ सिक्के भेजकर एहसान जताते रहे। बबलू के मुंह से अय्यासी शब्द सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं, जिसने एक वक्त की रोटी खाकर पैसे बचाए, जिसने फटे कपड़े पहनकर उन लोगों के लिए ब्रांडेड सूट भेजे, आज मैं इनके लिए ऐश मजे से रहने वाला बन गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये कमजोरी के नहीं, गुस्से और दुख के आंसू थे। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। पापा ऐसा नहीं कर सकते। वो जानते थे कि मैंने कितना बलिदान दिया है। रघुवीर ने दराज से एक फाइल निकाली और मेरे सामने फेंक दी। ये देख लो वसीयत, और ये देख लो रजिस्ट्री के सारे कागज, सब कानूनी है। पापा ने पूरे होशो हवास में ही अंगूठा लगाया था कि वैभव को जायदाद से बेदखल किया जाता है, क्योंकि वो नाफरमान बेटा है और उसने परदेश जाकर हम सबको भुला दिया है। मैंने कांपते हाथों से वो कागज उठाए। उन पर सच में पापा का अंगूठा लगा हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि पापा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें शायद धोखे से कुछ और बात कहकर अंगूठा लगवाया गया होगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चिल्लाऊं और उन लोगों का गिरेबान पकड़ लूं,
मगर मैं चुप रहा, क्योंकि मैं जानता था कि अभी इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है। वे ताकतवर थे और मैं कमजोर। मैंने गहरी नजरों से अपने दोनों भाइयों को देखा, जो खुलकर अपनी असलियत पर आ चुके थे। उनकी आंखों में लालच और बेशर्मी साफ दिखाई दे रही थी। वे चाहते थे कि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊं और उनकी जिंदगी से निकल जाऊं, ताकि वे मेरे भेजे हुए पैसों पर सांप बनकर बैठे रहें। उन्होंने शायद ये सोच लिया था कि मैं सीधा साधा हूँ, इमोशनल होकर या तो चुपचाप चला जाऊंगा या थोड़े बहुत पैसे लेकर समझौता कर लूंगा। लेकिन वे ये भूल गए थे कि विदेश की धूप सिर्फ रंग ही काला नहीं करती, बल्कि इंसान को अंदर से भी बहुत पक्का और मजबूत कर देती है। वो वैभव जो 20 साल पहले यहाँ से गया था, भोला भाला था, मगर जो वापस आया है वो दुनिया की ठोकरें खाकर आया है। मैंने वे कागज टेबल पर रख दिए और फिर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दुख कम और एक राज ज्यादा छुपा हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, अगर पापा की यही मर्जी थी और तुम लोग यही चाहते हो तो मैं फिर कुछ भी नहीं कहूंगा। मगर मुझे मेरा वो सूटकेस दे दो जो मैं लाया हूँ। उसमें मेरे कपड़े हैं, मैं वो लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। रघुवीर ने नफरत से कहा, हाँ हाँ, ले जाओ अपना वो कचरे का डिब्बा, हमें वैसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उठा और अपने कमरे की तरफ गया। मेरा दिल भारी था, मगर दिमाग बिल्कुल साफ। उन्होंने मुझे खाली हाथ समझकर घर से निकालने का फैसला सुना दिया था, मगर वे नहीं जानते थे कि खाली हाथ आने वाला अपने साथ क्या लाया है। मैं कमरे में गया, अपना वो पुराना सूटकेस उठाया, उसकी जिप खोली और फिर अंदर मौजूद कपड़ों के नीचे छुपी हुई एक फाइल को टटोला। ये वही फाइल थी जो मेरी 20 साल की मेहनत का असली मुकाम थी। ये वो बारूद था जो अब इस महल की बुनियाद हिलाने वाला था। मैंने सूटकेस बंद किया और उसे उठाकर दोबारा ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए, जहां मेरे भाई अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। उन्हें खबर नहीं थी कि उनकी ये खुशी कितनी कम समय की है और आने वाले कुछ ही लम्हों में उनके पैरों तले से जमीन कैसे सरकने वाली है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मेरा खाली हाथ होना उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होने वाला था। मैं सूटकेस लेकर वापस ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वहां का नजारा कुछ अजीब सा था। हवा में एक भारीपन और तनाव महसूस हो रहा था, जैसे तूफान से पहले की खामोशी होती है। रघुवीर और बबलू अभी भी अपनी अपनी मखमली कुर्सियों पर बैठे थे और उनके चेहरों पर वही चमक और घमंड था जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था। वे शायद यही समझ रहे थे कि मैं अपना सामान लेकर उल्टे कदम वापस जाने आया हूँ, या शायद उनसे किराए के पैसे मांगने आया हूँ, या फिर उनके सामने गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगने आया हूँ। रघुवीर ने मुझे देखते ही टेढ़ी सी हंसी हंसते हुए कहा, जो ड्राइंग रूम की दीवारों से टकराकर मेरे दिमाग को चीरती हुई महसूस हुई। उसने अपने हाथ में पकड़े महंगे सिगार का धुआं हवा में बिखेरते हुए बड़ी लापरवाही से बोला, क्यों भैया, रास्ता भूल गए हो, या फिर जाने से पहले आखिरी बार इस महल को जी भरकर देखना चाहते हो? देख लो, आखिर तुम्हारे पैसों की भी कुछ ना कुछ तो आहट आएगी ही, इसमें शामिल ही होगी, चाहे फिर वो ईंटों के भट्टे वाले मजदूर की मजदूरी जितनी ही क्यों ना हो। और हाँ, अगर किराया चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। बस अब ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। बबलू ने भी टांग पर टांग रखकर झूलते हुए बड़े स्टाइलिश अंदाज में कहा, अरे नहीं यार रघुवीर भैया, शायद भैया को भूख लगी होगी। आखिर इतने लंबे सफर से आए हैं और हमने इनका ठीक से स्वागत नहीं किया। नौकरानी को कहता हूँ कि किचन से बची हुई रोटी और दाल ही ला दे, ताकि भैया पेट भरकर खा लें और फिर सफर कर सकें, और फिर गांव भर में जाकर हमारे बारे में किस्से भी सुना सकें। उनकी जहरीली बातों और तंज भरी नजरों ने मेरे सब्र के पैमाने को भरने की बजाय मेरे इरादों को और ज्यादा मजबूत कर दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगले कुछ ही लम्हों में ये हंसी सिसकियों में और पैसों की ये गर्मी भीख मांगने वालों में बदलने वाली है। मैंने उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया और खामोशी से चलते हुए ड्राइंग रूम की बड़ी शीशे वाली मेज के पास जाकर रुक गया और उसके ऊपर अपना वो पुराना सा फटा हुआ सूटकेस रख दिया। उस सूटकेस की हालत देखकर उन दोनों ने नाक मुंह चढ़ाया,
जैसे कि मैं कोई गंदा या कूड़े का ढेर उनकी कीमती महंगी टेबल पर रख दिया हो। रघुवीर ने नागवारी से बात बदलते हुए कहा, भैया ये गंदगी यहाँ से हटाइए। ये मेज लाखों रुपए की है, इस पर खरोच आ जाएगी। मगर मैं उनकी नागवारी को नजरअंदाज करते हुए बड़े ही शांत अंदाज से सूटकेस की जिप पर हाथ रखे, जिस पर जंग लगा हुआ था और उसे खोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, जिससे चरमराहट की आवाज पैदा हुई। ये आवाज कमरे के सन्नाटे में गूंजी, जैसे कोई सालों से बंद पड़ा दरवाजा खुल रहा हो। मैंने उसे खोला तो पुराने कपड़ों की एक अजीब सी बू आई, जो उन सेठ लोगों की नाकों को बहुत नागवार गुजरी। मैंने कपड़ों की परतों को हटाया और फिर उसके नीचे छुपी हुई वो पीले रंग की फाइल निकाली, जिस पर वैभव लिखा हुआ था, और उसके साथ एक मोटी काले रंग की डायरी भी निकाली, जो पापा की थी। मैंने वो फाइल और डायरी निकालकर टेबल पर उनके सामने रखी और फाइल के ऊपर अपना सख्त और खुरदरा हाथ जमाते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, रघुबीर और बबलू, तुम लोगों ने मुझे कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा हूं और तुमने मुझे मेरे ही घर से निकल जाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए कि पापा कभी भी अपनी औलादों में फर्क नहीं करते। मगर जब औलाद बेईमान हो जाए और आपको धोखा देने लगे, तो फिर आपको अपनी विरासत और इज्जत बचाने के लिए कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो भले ही कठोर लगते हैं, मगर असल में वही इंसाफ होता है। तुम लोग समझते थे कि पापा, जो कि बिस्तर पर पड़े हुए सिर्फ खांसते रहते हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं थी, मगर वो खामोश नजरों से सब कुछ देख रहे थे। रघुबीर ने उस फाइल को बड़ी ही गिरी हुई नजरों से देखा और सिगार ऐश ट्रे में मसलते हुए कहा, ये क्या है? पापा की कोई पुरानी नसीहत वाली डायरी है? ये तुम्हारे मेडिकल के बिल हैं जो हमें दिखा रहे हो ताकि हम तुम पर तरस खाएं? हमें इन कागजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास अदालत के पक्के कागज हैं और वकीलों की पूरी टीम है। तुम इन रद्दी के कागजों से हमें डरा नहीं सकते। मैंने कहा, ये रद्दी नहीं, तुम्हारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा है। मैंने फाइल खोली और उसमें से सबसे पहले एक रसीद निकाली और रघुवीर के सामने लहराई। याद है रघुवीर, 5 साल पहले तुमने कहा था कि ट्रैक्टर खरीदना है खेती बाड़ी के लिए, और तुमने मुझसे 15 लाख रुपए मंगवाए थे। ये उस ट्रैक्टर की जाली रसीद है जो तुमने मुझे भेजी थी, और ये उसके पीछे लगा हुआ शोरूम का बिल है। मुंशी जी से तुमने निकलवाया था। ये वो खत है जिसमें लिखा है कि इस नाम का कोई भी ट्रैक्टर कभी खरीदा ही नहीं गया। वो 15 लाख रुपए तुमने जुए में हार दिए थे। रघुवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर शब्द उसके गले में फंस गए। मैंने अगला कागज निकाला और बबलू की तरफ किया और कहा, और तुम बबलू, तुमने कहा था कि पापा को गुर्दों की दिक्कत है और उनका डायलिसिस होना है। तुम हर महीने मुझसे 50,000 मंगवाते रहे। ये देखो हॉस्पिटल की रिपोर्ट, पापा के गुर्दे बिल्कुल ठीक थे। उन्हें सिर्फ आंतों का मामूली इन्फेक्शन था। तुमने अपने बाप की बीमारी का भी सौदा किया। उन पैसों से तुम अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे देते रहे। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि जिस बाप ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुमने उसे बेच दिया? बबलू की आंखें झुक गईं, मगर उसकी अकड़ अभी भी बाकी थी। उसने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं। इनका जायदाद से क्या रिश्ता? पैसे आपने भेजे थे, हमने खर्च कर दिए। आप क्या हमारी जान ले लेंगे? मैंने मुस्कुराकर फाइल का पहला पन्ना पलटा और उसमें से एक खाकी रंग का बड़ा सा लिफाफा निकाला, जिस पर सरकारी मोहरे और अदालत के स्टाम्प लगे हुए थे। मैंने वो लिफाफा रघुवीर की तरफ सरकाया और कहा, ठीक है, पुरानी बातें छोड़ देते हैं, अब हाल की ही बात करते हैं। इसे खोलो और ऊंची आवाज में पढ़ो, ताकि तुम्हें और बबलू को पता चले कि तुम जिस जमीन पर बैठे हो और जिस छत के नीचे तुम अपनी हुकूमत के सपने देख रहे हो, उसकी असली हकीकत क्या है, और तुम जिस हवेली को अपना कह रहे हो, उसकी बुनियादों में किसका नाम लिखा है। रघुवीर ने बड़ी ही बेदिली और गुस्से से लिफाफा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने लिफाफे के अंदर से मोटे मोटे कागज हाथ में निकाले और उन पर लगी हुई सुर्ख सरकारी मोहरें और तारीखें देखी, तो उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखने लगीं। उसके हाथों में एक अजीब सी कंपन पैदा हुआ। उसने कागजों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। पहले उसके चेहरे पर हैरत आई, फिर परेशानी, और फिर आखिर में डर की लकीरें लहराने लगीं। उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो गया और सांस फूलने लगी।
बबलू, जो अब तक लापरवाही से बैठा था, रघुवीर की बिगड़ी हुई हालत देखकर चौंक गया और उसने बेसब्री से पूछा, क्या हुआ? इसमें क्या है रघुवीर भैया? आप चुप क्यों हो गए हैं? क्या लिखा हुआ है? क्या कोई टैक्स का नोटिस है? रघुवीर के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने वो कागज बबलू की तरफ बढ़ा दिए, जैसे वे कागज नहीं अंगारे हों, और खुद धड़ाम से कुर्सी पर गिर गया, जैसे उसकी टांगों से जान निकल गई हो। बबलू ने कागजात छीनकर पढ़े तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कागज कोई मामूली नहीं थे, बल्कि वे इस पूरी 10 एकड़ जमीन और इस पर बनी हुई हवेली की असली और रजिस्टर्ड रजिस्ट्री थे, जो आज से 15 साल पहले मेरे नाम पर हो चुकी थी। मैंने अपनी कुर्सी पर टेक लगाते हुए बड़े ही सुकून भरे और जीत भरे अंदाज में कहा, क्या हुआ? क्या पढ़ नहीं पा रहे हो? या आंखों पर अभी भी लालच की पट्टी बंधी हुई है? लो, मैं पढ़कर सुना देता हूँ। ये प्लॉट नंबर 420 नहीं है, बल्कि 776 है, और जिला कचहरी के सबसे बड़े रजिस्ट्रार के दस्तखत हैं, जिसके मुताबिक ये सारी जमीन जिस पर यह हवेली बनाई गई है, इसका एकमात्र मालिक मैं, यानी कि वैभव हूँ। और इस खरीदारी की तारीख आज से 15 साल पुरानी है, यानी तब की जब तुम लोग कॉलेज में ही थे और मुझसे मोटरसाइकिल के लिए पैसे मांग रहे थे और पापा से जेब खर्च के लिए झगड़ा करते थे। बबलू ने चिल्लाकर कहा, ये सब बकवास है, ये कागज जाली हैं, ये हो ही नहीं सकता। हमने खुद ये जमीन खरीदी थी, हमने पटवारी को पैसे दिए थे, हमने पापा से अंगूठे लगवाए थे, हमारे पास सबूत हैं, हम लोग अदालत जाएंगे, ये फ्रॉड है। मैंने हंसकर कहा, हाँ, तुमने अंगूठे लगवाए थे और तुमने पटवारी को रिश्वत भी दी थी, मगर तुमने ये नहीं देखा कि तुम किन कागजों पर अंगूठे लगवा रहे हो। और जिस पटवारी को तुमने पैसे दिए थे, वो पापा का पुराना मिलने वाला था। उसने तुमसे पैसे भी लिए और काम वही किया जो पापा ने कहा था। तुमने जो जमीन खरीदी थी, वो ये वाली नहीं थी, बल्कि वो तो नहर के किनारे वाली वो बंजर और साधारण जमीन थी, जो पापा ने तुम्हारे नाम पर खरीदी थी, ताकि तुम लोगों का भी दिल रह जाए और तुम अपनी ही खुशी में डूबे रहो। मगर ये हवेली वाली जमीन पापा ने मेरी भेजी हुई रकम से मेरे नाम पर खरीदी थी और इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने संभाल कर रखवाई थी। ये सुनते ही दोनों भाइयों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे किसी ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया हो। मैं बात जारी रखते हुए बोला, तो क्या तुम लोगों को लगता था कि मैं परदेश में सिर्फ सीमेंट की बोरियां उठाता था और मुझे घर की कोई खबर नहीं थी? या तुम्हें लगा कि मैं अनपढ़ मजदूर हूँ जिसे तुम आसानी से बेवकूफ बना लोगे? या तुम्हें लगा कि पापा तो बूढ़े हो गए हैं तो वो सठिया गए हैं? याद करो, आज से 10 साल पहले का वो दिन जब पापा को दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टरों ने कहा था कि उनका बाईपास होगा। तुम लोगों ने फोन पर मुझसे कहा था कि भैया 50 लाख रुपए भेजो, पापा का ऑपरेशन होना है। मैंने वो पैसे भेजे थे, लेकिन तुमने उन पैसों से क्या किया? तुमने पापा का सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज करवाया और डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट्स बनवाई, और वो 50 लाख रुपए तुमने अपनी अय्याशी में उड़ा दिए। नई गाड़ियां खरीदी और दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल गए। पापा को उस वक्त सब सच्चाई पता चल गई थी। वो बिस्तर पर लेटे सब देख रहे थे कि उनके सपूत क्या कर रहे हैं। उसी रात पापा ने अस्पताल के चौकीदार के फोन से मुझे कॉल की थी। वो रो रहे थे, उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने मुझे बताया था, वैभव बेटा, तुम्हारे भाई सांप बन चुके हैं और वे मुझे भी डस रहे हैं और तुझे भी डसेंगे। ये मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि जायदाद बांट सकें। मैंने उसी दिन पापा से वादा किया था कि मैं अब जो भी पैसा भेजूंगा वो उन सांपों की झोली में नहीं डालूंगा, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य के लिए लगाऊंगा। उसके बाद मैं जो भी पैसा भेजता था वो सिर्फ दिखाने के लिए तुम्हारे अकाउंट में आता था, ताकि तुम लोग शांत रहो और पापा को परेशान ना करो। लेकिन वो पैसा सिर्फ इतना होता था कि घर का दाल रोटी चल सके। असली कमाई जो लाखों में थी, मैंने ओवर टाइम लगाकर खून पसीना एक करके कमाई थी, वो मैं पापा के पुराने दोस्त और हमारे खानदानी वकील मुंशी मूलचंद के जरिए पापा तक पहुंचाता था, और पापा उसी रकम से खामोशी से ये जमीन और शहर के प्लॉट मेरे नाम पर खरीदते रहे। मैंने फाइल से एक और कागज निकाला जो एक बैंक स्टेटमेंट था। ये देखो, ये उस बैंक अकाउंट की एंट्रियां हैं जो पापा और मेरे नाम पर हैं, जिसमें इस हवेली को बनाने के लिए भेजी गई एक एक पाई का हिसाब मौजूद है।
इस अकाउंट का नंबर और चेक बुक सिर्फ मुंशी जी के पास थी। तुम लोग तो सिर्फ ठेकेदार थे, जिन्हें पापा ने सिर पर खड़ा किया हुआ था ताकि तुम लोग खुश रहो और ये समझते रहो कि ये महल तुम्हारा ही बन रहा है। असल में तुम लोग मेरे मजदूर थे, जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरा घर बनवाया। और मजे की बात ये है कि तुम लोगों ने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया, बल्कि जो पैसा मैंने निर्माण के लिए भेजा था उसमें से भी तुम लोग सीमेंट और सरिये में कमीशन खाते रहे। रघुवीर का चेहरा पसीने से इतना ज्यादा भीग चुका था जैसे वो बारिश में नहाया हो। वो बार बार अपना कॉलर ढीला कर रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? पापा हमें धोखा नहीं दे सकते, वो हमारे बाप थे। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा, जिससे चाय के कप छलक गए, और चिल्लाकर कहा, धोखा? पापा ने नहीं, तुम लोगों ने दिया था। तुमने उनकी बीमारी का फायदा उठाया, तुमने उनकी आंखों में धूल झोंकी, तुमने मुझे परदेश में सड़ने के लिए छोड़ दिया और यहाँ मेरी कमाई पर अय्याशियां की। तुमने मेरी बेटी की शादी यहाँ आकर करने से मना कर दिया था, ये कहकर कि जगह नहीं है, जबकि ये 10 कमरों का महल खाली पड़ा था। तुमने क्या सोचा था कि वैभव भैया तो सीधे साधे हैं, उन्हें धक्का देकर निकाल देंगे और वो चुपचाप चले जाएंगे। ये फाइल देख रहे हो, ये सिर्फ जमीन के कागज नहीं है, बल्कि तुम्हारी बर्बादी का परवाना है। इसमें तुम्हारी हर चोरी, हर फ्रॉड और हर झूठ का सबूत है। बबलू ने अचानक गुस्से में आकर पागलों की तरह मेज की तरफ छलांग लगाई और कागजात पढ़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में पागलपन था। वो चाहता था कि सबूत मिटा दे और सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन मैं होशियार था। परदेश में मैंने पत्थर उठाए थे, जिस वजह से मेरे बाजू फौलादी हो गए थे। मैंने तेजी से बबलू का हाथ कलाई से पकड़कर मरोड़ दिया और उसे धक्का दिया, जिससे वो सोफे पर जाकर गिरा। इसी बीच ड्राइंग रूम का दरवाजा जोर से खुला और फिर 4 पुलिस वाले और मुंशी जी अंदर दाखिल हुए। मुंशी जी काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और इंसाफ की काट थी, जो उन्होंने अंदर आते ही अपनी छड़ी जमीन पर मारी और तेज आवाज में बोले, खबरदार बबलू, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हथकड़ी लगने में देर नहीं लगेगी। कानून के हाथ तुमसे बहुत लंबे हैं। पुलिस को देखकर दोनों भाइयों के चेहरे से बची कुची हिम्मत भी खत्म हो गई। उनके चेहरे से खून गायब हो गया और वे भीगी भीगी सी सूरत बनाकर दीवार से लग गए। रघुवीर की टांगें कांप रही थीं और बबलू की आंखें जमीन में गड़ी हुई थीं। मुंशी जी मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखकर गर्व से बोले, हमारा शेर वापस आ गया है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे पापा की वसीयत के मुताबिक थाने में सूचना दे चुका था और अदालत से ऑर्डर पेपर भी ले लिया है कि इन दोनों को इस घर से बेदखल किया जाए, क्योंकि ये कब्जाधारी और धोखेबाज लोग हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कागजों को ध्यान से देखा और फिर रघुवीर और बबलू से सख्त लहजे में कहा, मिस्टर रघुवीर और बबलू, इन कागजात को देखते हुए आप लोग इस घर में गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। ये घर वैभव साहब की मिल्कियत है। आपने जाली कागज बनवाकर अपने पिता के साथ फ्रॉड किया है। आप पर मुकदमा दर्ज होता है। बेहतर यही है कि शराफत से इस घर का कब्जा असली मालिक के हवाले कर दीजिए, वरना हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी और आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। यह सुनकर रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कुछ देर पहले तक शहंशाह बना बैठा था, वो बिल्कुल टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो दरवाजे के पास खड़ी ये सब सुन रही थी और डर के मारे रो रही थी। रघुवीर आगे बढ़कर मेरे पैर पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं पीछे हट गया। वो बोला, भैया, भगवान के लिए हमें माफ कर दो, हम बहक गए थे। हमारा घमंड में दिमाग खराब हो गया था। हम आपके छोटे भाई हैं, आपका अपना खून है। आप हमें सड़क पर मत लाइए। हमारे ये बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाइए। मैंने उसे नफरत से देखा और कहा, आज तुम्हें बच्चे याद आ रहे हैं? आज तुम्हें खून याद आ रहा है? जब तुमने मुझे गेट पर रोका था और धक्के देकर निकाला था, तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? तब तुम्हें मेरे बुढ़ापे और मेरी बर्बादी का ख्याल नहीं आया? तुमने तो मुझे जिंदा ही दफन करने का प्लान बना लिया था। तुमने तो मेरी लाश पर ये महल खड़ा करने का सोचा था। बबलू भी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। भैया, हमसे गलती हो गई,
हमें माफ कर दीजिए। आप जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। बस हमें घर से मत निकालिए। लोग क्या कहेंगे? हमारी नाक कट जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। मैं चाहता तो उन्हें इस वक्त पुलिस के हवाले कर सकता था। मैं चाहता तो उन्हें इस तरह से धक्के देकर निकाल सकता था जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था, लेकिन मैं उन जैसा नहीं था। मैं वैभव था, जिसके सीने में एक पिता का दिल धड़कता था। मैं पत्थर नहीं था। मैंने अपने गुस्से को काबू किया, क्योंकि मैं अपने पिता का सच्चा बेटा था। मैंने कुछ देर खामोशी रखी। कमरे में सिर्फ उनकी सिसकियां और पुलिस वालों के भारी जूतों की आवाज आ रही थी। फिर मैंने एक फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा कि मैं तुम्हें सड़क पर नहीं फेंकूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पापा की आत्मा को तकलीफ पहुंचे कि उनके बेटे दर दर भटक रहे हैं और फिर लोग भी मेरे परिवार पर हंसें। लेकिन मैंने फैसला किया है। ये सुनकर उन दोनों ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। तुम लोग अब हवेली के मालिक की हैसियत से नहीं रहोगे। इस हवेली के पिछले हिस्से में जो सर्वेंट क्वार्टर तुमने नौकरों के लिए बनवाए हैं, जिनमें आज तक तुमने किसी भी नौकर को टिकने नहीं दिया, क्योंकि तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझते थे, आज तुम दोनों अपनी बीवी बच्चों के साथ वहीं पर रहोगे। तुम्हारी पत्नियां घर का काम काज करेंगी और तुम दोनों इस हवेली की देखभाल करोगे, बगीचे को पानी दोगे, सफाई करोगे और मेरी गाड़ियां साफ करोगे। बदले में तुम्हें रोटी और छत मिलेगी और खर्च के लिए तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे जितने तुम मुझे परदेश में अपने पास रखने देते थे, ताकि तुम्हें एहसास हो कि पैसे का मोहताज होना क्या होता है। और याद रखना, अगर तुमने एक भी चीज चोरी की या कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मुंशी जी के पास पुलिस का नंबर मौजूद है। ये फैसला सुनकर उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उनके लिए मौत से भी बदतर सजा थी कि वे अपने ही घर में, जिसे वे अपना समझते थे और जहां वे राज करते थे, अब नौकर बनकर रहेंगे। लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि जेल जाने का डर उनके सिर पर मंडरा रहा था और शहर में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। उन्होंने सिर झुकाकर और बेइज्जती के आंसू पीते हुए मेरी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे फैसले की तारीफ की और मुंशी जी के साथ बाहर चले गए। उस शाम मैं हवेली के मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोलकर अंदर गया। ये वही कमरा था जो रघुवीर ने अपने लिए तैयार करवाया था और जहां किसी को आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब उस पर मेरा अधिकार था। मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया, जहां से पूरा गांव नजर आ रहा था। सूरज डूब रहा था और हवा में ठंडक थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मुझे बादलों में पापा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया, जैसे कि वो कह रहे हों, शाबाश मेरे शेर, तूने अपना अधिकार ले लिया और मेरा नाम भी रख लिया। एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, ऐसा सुकून जो पिछले 20 साल में मुझे कभी नसीब नहीं हुआ था। मैंने नीचे देखा, जहां रघुवीर और बबलू सर्वेंट क्वार्टर की तरफ अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे। उनके कंधे झुके हुए थे, उनकी पत्नियां रो रही थीं और उनकी चाल में वो अकड़ बाकी नहीं थी। ये उनके कर्मों का फल था जो उन्हें उनकी असली जगह पर ले आया था। मैंने अपनी जेब से वो पुराना सिक्का निकाला जो मैं 20 साल पहले गांव से जाते वक्त अपनी जेब में रखकर ले गया था और उसे हवा में उछाल दिया। वो सिक्का चमकता हुआ नीचे गिरा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मेरे भाइयों का गुरूर मिट्टी में मिल गया था। मैं वैभव अब सिर्फ नाम का वैभव नहीं था, अब मेरे पास शान और शौकत थी और मैं अपनी किस्मत का खुद राजा था। और ये आलीशान हवेली अब मेरे सब्र, मेरे बलिदान और मेरे पिता की दूरदर्शिता की गवाही दे रही थी। सच है कि जुल्म की टहनियां कभी फल नहीं देती और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे उसमें खुद ही गिरते हैं। और परदेश की मिट्टी इंसान को चाहे जितना भी रुला ले, अपने वतन की मिट्टी का इंसाफ उसे सब कुछ लौटा ही देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी केवल शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, जो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित पात्र, घटनाएं और स्थान वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रखते। किसी भी व्यक्ति, समाज या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।